हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वे मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट्स पढ़ा रहे हैं आपको। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको लगभग सबने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में इसके बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन काफ़ी समय हो जाने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो आज हम फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक प्रकार का मोशन ही होता है। मोशन मतलब गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्टकट में इसको SHM बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उससे पहले आता है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या है? हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन है जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, एक जैसा ही मोशन बार बार कर रहा होता है, उसी को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हम इसके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। जैसे झूले पे झूलता हुआ कोई बच्चा, जब हम झूला झूलते हैं तो आगे जाते हैं, फिर रिवर्स जाते हैं, और एक बार अगर हमने स्टार्ट करें तो काफ़ी देर तक हम झूले पे वही गति बार बार दोहराते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पेंडुलम वाली घड़ी, इस घड़ी में पेंडुलम लटका हुआ होता है। वो पेंडुलम राइट साइड जाएगा, फिर लेफ्ट साइड जाएगा, फिर राइट जाएगा। वहाँ पर क्या कर रहा होता है? वो बार बार एक ही गति को दोहरा रहा होता है। बार बार वो पेंडुलम एक ही मोशन को रिपीट करता है, और ये मोशन कहलाता है हार्मोनिक मोशन। जैसे गिटार को हम जब बजाते हैं तो उसके वायर्स को टच करते हैं तो वाइब्रेट होता है, वहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा होता है, एक जैसी गति बार बार को दोहराता है। तो ये भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। बंजी जंप, पहाड़ों पर हम बंजी जंप करते हैं। एक रस्सी से एक नीचे हमको फेंक दिया जाता है, और उसमें हम एक जैसी गति, एक तरफ जाते हैं फिर दूसरी तरफ जाते हैं, एक मोशन करते हैं। ये भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। आगे इसमें कई वर्ड्स यूज होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड जो आएगा आपका, वो कहलाएगा पीरियड। पीरियड का मतलब है आवर्तकाल, कितना समय लगेगा। आवर्तकाल क्या है? एक ऑसिलेशन करने में, आवर्ती गति को क्या कहते हैं? दोलन गति, जिसको कहते हैं दोलन करना। एक दोलन करने में, एक दोलन का मतलब क्या हुआ, उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं ये कोई रस्सी है, इस पर कोई लोड रखा हुआ है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा वापस लौट के, फिर इतनी ही दूर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा। इतने में एक चक्कर हुआ, एक ऑसिलेशन हुआ। ये एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, उसी को हम पीरियड कहते हैं। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक दोलन करने में जितना समय लगता है, उसी को हम आवर्तकाल या पीरियड कहते हैं। अगला वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी। क्या है फ्रीक्वेंसी? हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा, ऑसिलेशन करेगा। टाइम आ गया, टाइम के, यही जो पीरियड था इसी को हमने टाइम के रिस्पेक्ट पे ले लिया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन,
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेट करेंगे, मान लेते हैं ये एक बार यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे कर रहा है। 1 सेकेंड में हमने कहा 3 बार ऑसिलेट किया तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 3। 1 सेकेंड में 2 बार किया, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 2। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम। हमने क्या कहा, ये पोजीशन थी उसकी इक्विलिब्रियम की, जब वो कोई मोशन नहीं कर रहा है, साम्य अवस्था में है। इक्विलिब्रियम से जब हमने उसमें मोशन कराया, ऑसिलेशन कराया, तो ये वेट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है उसका डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम से जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तक जाएगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही इसका एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है, जब हम किसी लोलक या दोलक जिसको कहते हैं ऑसिलेशन कराते हैं, तो उसमें हवा की वजह से, कुछ फ्रिक्शन की वजह से, हवा के फ्रिक्शन की वजह से उसका पीरियड कम होने लगता है। तो जब पहली बार होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और धीरे 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 होता 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 वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्य अवस्था में आ जाता है, रुक जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब ट्रैवल करेगा, ये से है यहाँ से यहाँ तक गया, पहली बार में चक्कर में यहाँ गया, दूसरा चक्कर आया, फिर यहाँ तक गया, तीसरे चक्कर में यहाँ तक, ऐसे करते करते कम हो जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस पहले चक्कर में उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आगे देखते हैं, ये चीज़ें हैं, आपको शायद याद हुई होंगी। पीरियड, पीरियड टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक दोलन करने में लगे समय को हम पीरियड कहते हैं। फ्रिक्वेंसी, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन करता है फ्रिक्वेंसी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आगे बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन का एक कैसा स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लेते हैं स्प्रिंग पे एक मास मतलब द्रव्यमान रखा हुआ है, जैसे आगे देखते हैं, ये द्रव्यमान रखा हुआ है, इस स्प्रिंग पे ये द्रव्यमान रखा हुआ है, इधर भी स्प्रिंग है और इधर भी स्प्रिंग है। अब ये कैसे करेगा, हमने इसको क्या किया, इधर से दबाया, फोर्स लगाया, इसको दबा के इधर छोड़ दिया। अब यहाँ तक ये आ गया, यहाँ पर फिर इसको छोड़ा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। एक सीधी रेखा में अगर कोई दोलन करने वाली वस्तु एक सीधी रेखा में हार्मोनिक मोशन कर रही है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। द कार्ट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द टोटल फोर्स इज 0। ये जो कार या कार्ट कहें, कोई गाड़ी रखी हुई है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी कुछ नहीं कर रही, दोनों तरफ से इसमें बराबर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी। इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, चुपचाप रखी हुई है, तो इसमें टोटल फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ, 0 हुआ। कह रहा है द कार्ट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द टोटल फोर्स है 0। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो उसमें टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है। अगर टोटल फोर्स 0 नहीं है
तो मूवमेंट करेगा, मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी में होगा। आगे देखते हैं। जैसे लेट्स लुक एट द फोर्स। हमने क्या किया, एक कार्ट रखी हुई है, इस कार्ट में हमने एक फोर्स लगाया, कि हमने इधर फोर्स लगाया, इसको दबाया, तो इस स्प्रिंग में ये जो फोर्स हमने लगाया था इकट्ठा हो गया, स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो गया। तो ये स्प्रिंग इस कार्ट में फोर्स कहाँ लगाएगी, इस ओर फोर्स लगाएगी, धक्का देगी, और हमने इसको इधर दबा के, इधर कितनी इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, कितना कर दिया, ए डिस्प्लेसमेंट किया। माइनस क्यों लगा है इसमें, क्योंकि राइट साइड में अगर जाएगा तो उसको हम प्लस मान लेंगे, लेफ्ट साइड जाएगा तो उसको हम माइनस मान लेंगे। तो लेफ्ट साइड की ओर हमने इसको क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट इसका कर दिया है कितना, -a। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बताया था फोर्स 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स भी उसमें लग रहा होगा। अब जैसे इधर देखो, हमने इस ओर दबा दिया इसको, तो फोर्स ये स्प्रिंग इधर की ओर लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना किया है हमने, a/2, उसका आधा डिस्प्लेसमेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2, डायरेक्शन कैसी है, राइट हैंड साइड है तो प्लस का हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमने और फोर्स लगाया तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, हमने फोर्स ज़्यादा लगा के स्प्रिंग को दबा दिया है, तो स्प्रिंग फोर्स दूसरी डायरेक्शन में ज़्यादा लगाएगी, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसका कहने का मतलब है जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। नोटिस दैट एट द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज द रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज। क्या कहा, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, जो हमने अभी पहले बताया था, वही बात है। और क्या कह रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रीस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, किस डायरेक्शन में लगेगा। अब एक्सेलरेशन पे भी बात आते हैं। तो जब हमने इस पर डिस्प्लेसमेंट लगाया -a बाईं तरफ, तो फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो फोर्स उसको धक्का देगा, उस कार्ड को, तो ट्रैवल करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में एक्सेलरेशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की उल्टी दिशा में भी एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, सीधी बात। आगे देखते हैं। क्या कहा हमने, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो फोर्स कब बढ़ रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है। अब देखो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया, एक्सेलरेशन भी कम हो गया और फोर्स भी कम हो गया। ये जो एरो दिख रहे हैं ना, ये फोर्स की वैल्यू को शो कर रहे हैं, छोटे हो गए। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स 0, एक्सेलरेशन भी 0। अब दूसरी डायरेक्शन में देखो, वही चीज़ जो अभी तक हमने बताई, सेम चीज़ है। क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। वही हमने बताया अभी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से भी एक्सेलरेशन बढ़ता है, और एक्सेलरेशन
हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब रिलेशन क्या है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। और अभी बताया अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के। एक ग्राफ रहते हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे, फेजर डायग्राम भी बाद में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। इसको आगे निकाल देते हैं। अब देखते हैं आगे। और इफेक्ट ऑफ मास, मास का क्या इफेक्ट है? तो हमने फार्मूला पढ़ा था, फोर्स बराबर m इंटू ए, F बराबर एम ए। तो ए बराबर हो जाएगा F अपॉन एम। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? देखो, मास अगर बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा। सॉरी, हाँ, नहीं, मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो हमने बताया था ऐसे एक्सेलरेशन बढ़ता है। आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन डिक्रीज, पीरियड इंक्रीज, आवर्तकाल बढ़ेगा। जो हमने बताया था, पीरियड, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है, तो आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन घट रहा है मतलब स्पीड उसकी डाउन हो रही है। आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब होता है कड़ापन। कड़ापन क्या होता है? वहीं से F बराबर एम ए से निकला, A बराबर F अपॉन एम। तो F जो फोर्स होता है वो होता है F बराबर K इंटू एक्स। K है स्टिफनेस कोफिशिएंट, X होता है डिस्प्लेसमेंट। कब? जब किसी स्प्रिंग में हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, उसको दबाते हैं। तो कितना फोर्स लग रहा है? जितनी ज़्यादा कड़ी स्प्रिंग होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। कह रहा है एज द स्टिफनेस इंक्रीजेस, स्टिफनेस अगर बढ़ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज। हमने क्या बताया? रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब उस स्प्रिंग का स्टिफनेस, कड़ापन ज़्यादा है। तो स्टिफनेस इंक्रीज, द रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज। स्टिफनेस बढ़ेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, स्टिफनेस भी बढ़ेगी, फोर्स भी बढ़ेगा। एज द रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज द एक्सेलरेशन इंक्रीज। फोर्स बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था। ये बातें हम बता चुके हैं। एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो पीरियड क्या करेगा? घटेगा, आवर्तकाल घटता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन बढ़ने से आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक्सेलरेशन के बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है। समरी देख रहे हैं। मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन घट रहा है, पीरियड बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा, पीरियड बढ़ेगा, और पीरियड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटता है। स्टिफनेस पे बात करें,
स्टिफनेस बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ने से पीरियड कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सेलरेशन और पीरियड पे ही पूछा जाता है कि पीरियड के बढ़ने से एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या एक्सेलरेशन के बढ़ने से पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशन हमने जो SHM की निकाली वो है T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपान K। T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपान K। कहाँ से आई देखते हैं जरा। हमने पढ़ा था F बराबर MA, एक फार्मूला पढ़ा था F बराबर KX। माइनस पे ध्यान मत देना, वो डायरेक्शन के हिसाब से माइनस में लगा होता है। तो हमने F की जगह माइनस KX रख दिया। हमने पढ़ा F बराबर MA, वहाँ से A बराबर F अपान M आया, F बराबर KX पढ़ा था। तो F की जगह हमने F की वैल्यू रख दी, F बराबर A बराबर माइनस KX अपान M आ गया। तो यहाँ से एज x के क्या था, x वही डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। ये आपको दिख रहा होगा, A बराबर माइनस K अपान M इंटू एक्स लिख रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि माइनस K अपान M को हमने कह दिया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो K अपान M बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपान टी, 2 पाई अपान टी। तो ओमेगा की जगह हमने 2 पाई अपान टी रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर हटाएंगे तो K अपान M अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से T बराबर 2 पाई M अपान अंडर रूट M अपान K, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपान K। आगे देखते हैं। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम जिसको हम दोलक कहते थे, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू।